हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में हम लोग सिलेबस कहते हैं। सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्यों जरूरी होता है, सिलेबस से क्या उद्देश्य एवं सिलेबस बनाने का क्या क्या महत्व होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पाठ्यक्रम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है, इसमें यहाँ पर देखिएगा पाठ्य और क्रम। पाठ्य और क्रम दो शब्दों से मिलकर क्या बना है? हमारा पाठ्यक्रम बना है। जैसा कि यहाँ पे इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है, पाठ्यक्रम यानी कि पाठ का क्रम, अर्थात किसी कक्षा के लिए सभी विषयों, उसके उप विषय अर्थात टॉपिक एवं उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा? पाठ्यक्रम कहलाता है। यानी कि किसी भी कक्षा की जो भी विषय होती है, उसके उप विषय होते हैं तथा उससे संबंधित जो भी शिक्षण सामग्री होता है, उसका सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा? पाठ्यक्रम कहलाएगा। जैसे कि यह इन चीज़ों को बताता है कि एक पाठ के बाद किसको उसके बाद पढ़ानी चाहिए, किन पाठों को जो है किससे पहले पढ़ानी चाहिए। इस प्रकार का व्यवस्थाकरण क्या कहलाएगा? सुव्यवस्थित ढंग से जो है इसी प्रकार का प्रस्तुतिकरण जो है वो हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत यही बताया जाता है कि किन चीज़ों को पहले पढ़ाई जानी है, किन चीज़ों को बाद में पढ़ाई जाती है। तो पाठ्यक्रम के बारे में जान ले। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण जो है शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण जो है एक अनुभवी अध्यापक भी कर सकते हैं, जो उस अमुक विषय के बारे में जो है पूर्ण जानकारी रखते हैं। वो एक शिक्षक भी पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। वैसे पाठ्यक्रम का निर्माण जो है शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा को हम लोग देखते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा में जो है सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है एक वैज्ञानिक ने दिए हैं, मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं। उनका नाम कनिंघम है। कनिंघम उन्होंने जो पाठ्यक्रम की परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में एक प्रकार का साधन है, जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपने कलागिरी रूपी स्कूल में अपने उद्देश्य के अनुसार विकसित करते हैं। ये पाठ्यक्रम की जो परिभाषा है ये कनिंघम महोदय के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया है कि शिक्षक जो होते हैं वो एक प्रकार का कलाकार होते हैं और उसके सामने जो भी पदार्थ दिया जाता है वो छात्र रूपी पदार्थ होते हैं। वो अपने कला और आदर्श से उस छात्र को विकसित करते हैं। स्कूल में वो अपने कलागिरी रूपी स्कूल में जो उस छात्र को जो है विकसित करते हैं। ये हमारा कनिंघम महोदय का ये पाठ्यक्रम का परिभाषा था। आगे बात करते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक की ओर। दूसरे मनोवैज्ञानिक हमारा है कैसवेल के अनुसार उन्होंने क्या दिया है पाठ्यक्रम के बारे में? तो उन्होंने बताया है कि बालकों तथा उनके माता पिता तथा शिक्षकों के जीवन में आने वाली सभी क्रियाओं को पाठ्यक्रम कहा जाता है। शिक्षार्थी के कार्य करने के समय जो भी कुछ कार्य होता है वह सबसे पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। इनका मानना है कि कैसवेल साहब का मानना है कि बालकों तथा उसके माता पिता तथा शिक्षकों के जीवन में आने से सभी क्रियाएं, जो जितने भी क्रियाकलाप की जाती है वो सारे के सारे क्रियाकलाप क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे क्रियाकलाप जो हैं वो पाठ्यक्रम कहलाते हैं। ऐसा कैसवेल महोदय का मानना है, उनका ये परिभाषा है। आगे और बात करते हैं कि रेयार्ड एवं हेनरी उन्होंने क्या परिभाषा दी है, अपना क्या उन्होंने विचार को दिया है? तो उनके अनुसार है कि विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम का अंतर्गत समस्त विद्यालय का वातावरण आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी तरह के संपर्क, पठन, क्रियाएं तथा विषय शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप आती हैं वो सारे के सारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ऐसा अगर इसके विस्तृत रूप से आप जानेंगे कि विद्यालय के अंदर सारे क्रियाकलाप जो भी आते हैं उसको हम लोग पाठ्यचर्या बोलते हैं। उसको पाठ्यचर्या बोला जाता है, करिकुलम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर रेयार्ड एवं हेनरी महोदय ने बताया है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी जो है विद्यालय के समस्त वातावरण आता है, जिसके अंतर्गत जो है विद्यालय में प्राप्त किए गए सभी तरह के संपर्क, पठन, क्रियाएं तथा विषय शामिल होते हैं। उनको जो है इन्होंने क्या बताया है, उनको भी इन्होंने पाठ्यक्रम भी बताया। आगे की हम लोग बात करते हैं ब्रूवेकर के अनुसार पाठ्यक्रम एक ऐसा क्रम है जिसके जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पहुंचाने हेतु तय करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम एक ऐसा क्रम है जो किसी गंतव्य स्थान करने का मतलब जो किसी व्यक्ति का या फिर किसी बालक का जो भी लक्ष्य होगा, जो भी मंजिल होगी, उसके उस स्थान पे पहुंचने का जो एक
रास्ता है वो एक पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया है। ब्रूबेकर महोदय ने पाठ्यक्रम को उस रास्ता के बारे में बताया है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान तक जो है पहुंचाने में मदद करता है। पहुंचने के लिए उस रास्ते से होकर उसको तय करना होता है। ये ऐसा किनका मानना है? तो ऐसा ब्रूबेकर महोदय का मानना। आगे हम लोग बात करते हैं कि ड्यूवी के अनुसार है कि पाठ्यक्रम सिर्फ अध्ययन की योजना अथवा विषय सूची ही नहीं परंतु कार्य तथा अनुभव की श्रृंखला है। पाठ्यक्रम समाज में कलात्मक ढंग से परस्पर रहने हेतु बच्चों के प्रशिक्षण एवं शिक्षकों के पास एक साधन है। इनका मानना है कि ड्यूवी साहब का मानना है कि पाठ्यक्रम जो है अध्ययन की योजना अथवा विषय सूची ही नहीं है, सिर्फ उससे अध्ययन का ही कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है, वह सिर्फ अध्यापन और अध्ययन से ही जुड़ा नहीं है, परंतु वे सारे कार्य का अनुभव श्रृंखला है जो समाज में कलात्मक ढंग से परस्पर रहने हेतु बच्चे को जो है प्रशिक्षित किया जाता है एवं शिक्षकों के पास एक इस प्रकार का साधन है जो जिससे बालकों को समाज के रूप अनुरूप उनके नियम एवं आदर्शों के मूल्यों के अनुरूप जो है प्रशिक्षित किया जाता है। ये ड्यूवी साहब का मानना है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होता है। यही हमने पाठ्यक्रम के बारे में कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई परिभाषा को हमने जाना। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है, इसको गौर कीजिएगा यहाँ पर कि संक्षेप में कहा जाए तो पाठ्यक्रम सुनिश्चित जीवन का दर्पण है जो विद्यालय में पेश किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक आदर्श जीवन किस प्रकार से जिया जाए उसका एक दर्पण है जो कि पाठ्यक्रम एक दर्पण के रूप में है जो विद्यालय में प्रवेश किया जाता है, विद्यालय में पेश किया जाता है, विद्यालय में उसको रखा जाता है ताकि उस दर्पण की सहायता से उसके मूल्य एवं आदर्श को देखते हुए बालक को उस ढंग से जो है उसके ज्ञान दी जाए, उसके अनुसार उस ढंग से शिक्षा दी जाए। इसलिए जो है कहा गया है कि संक्षेप में कहा जाए तो पाठ्यक्रम सुनिश्चित जीवन का एक दर्पण है जो विद्यालय में पेश किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि पाठ्यक्रम का जो है वो उद्देश्य क्या होता है। पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम जो है वो हमारा यह बताता है कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है, पाठ्यक्रम को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है तथा उस पाठ को पढ़ाने के फलस्वरूप बालक के कक्षा कक्ष के अंदर एवं बाहरी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम जो है वो जैसे कोई शिक्षक किसी बालक को कोई पाठ पढ़ाते हैं किसी क्लास में तो उस पाठ को पढ़ाने के कुछ न कुछ तो उद्देश्य रहेंगे ना कि उस पाठ से पढ़ाने से बालक में इन चीज़ों में बदलाव आएंगे, इन चीज़ों पर विशेष फर्क पड़ेगा, इस तरह से उनके जीवन शैली में बदलाव आएगी, उसके शिष्टाचार में बदलाव आएगी, कुछ ना वो जीविकोपार्जन के लायक बन जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कोई पाठ पढ़ाने का जो है वो उद्देश्य होता है। तो पाठ्यक्रम ही बताता है कि पहले तो पाठ्यक्रम यह बताएगा कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है, इसके बारे में पाठ्यक्रम बताएगा। उसके बाद बताएगा कि पाठ्यक्रम जो पढ़ा रहा है शिक्षक उसके पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी कौन देगी तो वो पाठ्यक्रम ही देती है। और उसके बाद जो बताता है वो कि पाठ को पढ़ाने के फलस्वरूप बालक की कक्षा कक्ष के अंदर यानी कि वो और कक्षा कक्ष के बाहरी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि उस पाठ को हम लोग पढ़ाएंगे जो शिक्षक पाठ को पढ़ाते हैं तो उससे बालक की कक्षा कक्ष के मतलब कि क्लास में क्या उसमें उसके बालक पर प्रभाव पड़ता है तथा क्लास से बाहर बाहरी जीवन में उसके सामाजिक परिवेश में बालक का जो है किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ये इन सारी चीज़ों का जो जानकारी देने का उद्देश्य है, जो काम है वो हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस ही करता है। इसलिए ये पाठ्यक्रम का ये सबसे पहला उद्देश्य है कि हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षण व्यवस्था के संचालन एवं शैक्षणिक उद्देश्य में पूर्ति महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी आवश्यकता इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होती है। अच्छे कर्म शिक्षा दर्शन पर आधारित होता है। शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य को संपन्न करने में सर्वाधिक महत्व पाठ्यक्रम का था। यदि पाठ्यक्रम का निर्माण उचित ढंग से होता है तो विद्यालय एवं शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर पाठ्यक्रम जो है उसका अगर निर्माण सही ढंग से किया जाए तो बालक का जो भी शिक्षा दिया जाता है शिक्षक के द्वारा वो एक उचित ढंग से दिया जा सकता है। अगर पाठ्यक्रम का निर्माण सही ढंग से नहीं किया जाए तो उसमें जो है बालक की शिक्षा में विघ्न उत्पन्न हो जाएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। शिक्षा में आधारभूत समस्या पाठ्यक्रम की है। यानी कि अब आज के दौर में जो शिक्षा में जो समस्या आ रही है उसमें वो शिक्षा को इस तरह सफल क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें सफल नहीं होने का कारण सिर्फ एक ही समस्या आ रही है कि वो आधारभूत जो समस्या आ रही है वो पाठ्यक्रम उस लायक नहीं बन पा रही है जो बालक को मोटिवेट कर सके, बालक को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सके। आज के दौर के जो शिक्षा से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनमें सबसे जो मुख्य कारण है वो हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं।
पाठ्यक्रम का महत्व आवश्यकता क्यों होती है, पाठ्यक्रम बनाने का आवश्यकता क्यों होती है, ये इसका ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सिलेबस जो है वो पाठ्यक्रम शिक्षक को जो है सभी कार्य सुनिश्चित एवं पूर्व निर्धारित करने के लिए मदद करती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि सिलेबस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण और उससे संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित एवं पूर्व निर्धारित हो जाते हैं। ये इसलिए हो जाते हैं कि शिक्षक जो है उन सारी चीज़ों को जो है जब उनको ये ज्ञात हो जाती है, उनको ये दिया जाता है कि अमुक क्लास में इन सारे चीज़ों को, इन सारे टॉपिक को पढ़ाना है, तो शिक्षक पहले से प्रिपरेशन करके आते हैं, उनसे संबंधित सारे कार्य जो है वो पहले से सुनिश्चित कर लेते हैं और उसके बाद क्लास में उस ढंग से अच्छे से उन सारी चीज़ों को पेश करते हैं। तो ये जो क्या है कि शिक्षक को उनके नीति बनाने में भी मदद करती है। आगे और हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि दूसरा पॉइंट है कि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा के आदि उचित प्रकार से नहीं चल सकती है। पाठ्यक्रम की सहायता से शिक्षक प्रमुख विषयों में भी भेद करके आवश्यकता अनुसार बल दे सकते हैं। पाठ्यक्रम का अभाव में जो है शिक्षा का जो है शिक्षा सुचारू रूप से जो है उसका नहीं चल सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो उसका अभाव हुआ तो शिक्षक को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, इन सारे चीज़ों की तो जानकारी नहीं मिल पाएगी ना। तो इसलिए पाठ्यक्रम का जो है वो बहुत ही यहाँ पे जरूरी होता है, पाठ्यक्रम होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की ओर अगला पॉइंट है हमारा कि अच्छे कर्म शिक्षक के कार्य में एकरूपता तथा समानता लाने में सहयोग करते हैं। अच्छे कर्म करने का मतलब हुआ यहाँ पर कि अच्छे कर्म करने का मतलब अच्छे यहाँ पर सिलेबस जब यहाँ पे दिया जाएगा शिक्षक को, उसके पाठ्यक्रम को दिया जाएगा, तो जब पाठ्यक्रम पहले से दिया जाएगा क्योंकि शिक्षक के कार्य में एकरूपता और समानता लाने में सहयोग देता है कि शिक्षक उन चीज़ों को पहले से प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको उन चीज़ों को क्लास में विद्यार्थी के सामने क्या पढ़ाना रहता है इनके बारे में उनको पहले से पता रहती है, तो वो उनके एकरूपता और समानता लाने में सहयोग करता है। कौन सहयोग करता है, तो वो पाठ्यक्रम हमारा सहयोग करता है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का महत्व दो प्रकार का होता है। प्रथम, पाठ्यक्रम के द्वारा यह ज्ञात कर लेते हैं कि उन्हें कितनी वस्तु पढ़ना है, विषय वस्तु को पढ़ना है तथा कितने समय के अंदर पढ़ना है। पाठ्यक्रम जो हमें यह बताता है कि इसे बालक को या फिर शिक्षक को पठन कार्य संपन्न करने में इस प्रकार से मदद करता है कि उनको एक चीज़ दो चीज़ की जानकारी देती है। पहली चीज़ ये है कि कौन से चीज़ों को पढ़ना है, किन टॉपिक को पढ़ना है, और दूसरा है कि कितने समय में उसको ख़त्म कर देना है, कितने समय के अंदर में पढ़ लेना है। और आगे बात करते हैं कि ये हमारा पहला था, और दूसरी की ओर बात करते हैं कि पाठ्यक्रम से इस बात का भी पता चल जाता है कि उन्हें परीक्षा में विभिन्न विषय में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि जो हमारा सिलेबस रहेगा, जो हमारे सिलेबस में पढ़ाई की जाएगी, उसी से तो एग्जाम्स में प्रश्न आने हैं ना, तो सिलेबस में जो रहेगी उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाती है कि विभिन्न विषय में कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। ये हमें सिलेबस के द्वारा पता चल जाती है, चूँकि जो चीज़ें हमको पढ़नी रहती है उसी चीज़ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिलेबस में जो सारी चीज़ें हैं उन्हीं से प्रश्न बनेंगे, उनके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो इससे शिक्षार्थी को जो है परीक्षा की तैयारी करने में भी मदद मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। शिक्षक को भी पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र निर्माण करने तथा छात्रों का मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। ये उसी तरह का पॉइंट है, सिर्फ इससे पहले जो हमने बात किया अभी कि पाठ्यक्रम के सहायता से तो ये तो पता चल जाती है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पढ़ना है, जो टॉपिक से प्रश्न पढ़ना है वही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शिक्षक को भी इसमें ये आसानी हो जाती है कि जो सिलेबस में दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग वो प्रश्न पत्र को तैयार करते हैं तथा उसी के अनुरूप जो वो मूल्यांकन भी करते हैं, जिससे शिक्षक का भी काम आसान हो जाता है, उनको भी एक दिशा निर्देश मिल जाती है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारे कि पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न विद्यालय में एक स्तर बनाए रखने तथा एकरूपता स्थापित करने में आसानी होती है। देखिए, जैसे कि हम किसी स्टेट की बात करते हैं, किसी खास राज्य की बात करते हैं, तो एक राज्य में जो भी पाठ्यक्रम बना वो पूरे राज्य में लागू होता है। और एक राज्य में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही स्कूल होगा, राज्य में बहुत सारे स्कूल होते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम तो एक है। तो मान लीजिए एक राज्य में 100 स्कूल की संख्या है, तो सारे स्कूल में अगर एक प्रकार के पाठ्यक्रम दिया जाए, सारे स्कूल में एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाए, तो इससे क्या होता है कि विभिन्न विद्यालय में जो है एक स्तर को बनाए रखता है, एकरूपता स्थापित होता है। ऐसा नहीं होता है कि इस विद्यालय में ये चीज़ पढ़ाया गया, उस विद्यालय में ये चीज़ पढ़ाया जाएगा, तो इसको एकरूपता नहीं बोलेंगे। एकरूपता स्थापित करने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे हमको जो है पाठ्यक्रम को होना जरूरी है। अगर किसी एक राज्य, किसी एक कंट्री की बात कर लें, वहाँ एक ही पाठ्यक्रम है, तो वो पूरे देश में, पूरे राज्य में जो है एकरूपता बनी रहेगी। ये हमारे पाठ्यक्रम जो है एकरूपता बनाने में मदद करती है। अगला पॉइंट है हमारा कि माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक को भी अपने बच्चे के
प्रति, सॉरी यहाँ पर प्रजाति नहीं, यहाँ पे प्रति है, इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा होती है। माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक को भी उनके बच्चे के प्रति इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, तो पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा होती है। चूँकि पाठ्यक्रम में जो जैसे कि कोई बालक के घर पे उनके माता पिता पेरेंट्स कभी कभी कोई चीज़ पूछ देते हैं, तो पूछ देंगे तो वो उनको कहेंगे कि चलो हाँ, उनको अगर पता है कि हाँ सिलेबस ये है हमारे बच्चों का, तो उनके सिलेबस के अनुसार जो कोई चीज़ पूछ दिए तो उनसे क्या है कि उनके बालक के ज्ञान की प्राप्ति होगी, कि उसके बच्चे जो हैं किस स्तर तक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसकी जानकारी वो ले सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये उनको इन चीज़ों में मदद करती है। अगला पॉइंट है हमारा कि पाठ्यक्रम से शिक्षक का कार्य सरल हो जाता है। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि छात्रों को क्या पढ़ाना है तथा कितने समय में पढ़ाना है और किन किन उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयत्न करना है। पाठ्यक्रम से शिक्षक का कार्य सरल इसलिए हो जाता है कि उनको क्या पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, इन चीज़ों को उनको दे दिया जाता है और उन पाठ में क्या उद्देश्य है, उनके पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इन सारी चीज़ों को भी जो है शिक्षक को जानकारी मिल जाती है। इसलिए पाठ्यक्रम जो है शिक्षक को कार्य आसान कर देता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्र अपने पूर्वजों, समाज व राष्ट्र के अनुभव का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से पाठ्यक्रम एक सांस्कृतिक मूल्य है। यहाँ पे बताया गया है कि पाठ्यक्रम एक सांस्कृतिक मूल्य है। वो कैसे, तो सांस्कृतिक मूल्य का मतलब है कि जो चीज़ हमारे पुराने चीज़ों को, परंपराओं को बनाए रखती है, उन चीज़ों को हम लोग संस्कृति कहते हैं, जो हमारे पुराने चली आ रही परंपरा है। और सांस्कृतिक मूल्य क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज, समाज, राष्ट्र जो पहले से बनी आ रही है, उन सारी चीज़ों को संस्कृति में सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम में इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जब पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो इससे क्या है कि पाठ्यक्रम जो है सांस्कृतिक मूल्य भी, इसीलिए पाठ्यक्रम को बोला जाता है कि पाठ्यक्रम जो है एक सांस्कृतिक मूल्य। यही आज का हमारा टॉपिक था, पाठ्यक्रम सिलेबस। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, इसके उद्देश्य को जाना, इसके अर्थ को जाना, इसकी परिभाषा को जाना। उम्मीद करता हूँ कि यह आपका जो आज का जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के और भी नोट्स पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा वेबसाइट है अपना rkrstudy.net। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए rkrstudy.net, जो वेबसाइट निकल के आएगी उसी टेट प्रिपरेशन की वेबसाइट है। ये जो मैंने आज का आप लोगों के सामने जो वीडियो का जो यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, ये हम इसी वेबसाइट के कंटेंट ही है, इसी को मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे ये वेबसाइट का कंटेंट यहाँ उपलब्ध भी है, आप वहाँ से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में टेट के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बाय बाय।